ओके, सो हम एक दफ़ा रीकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या चीज़ें स्टडी की थी। या आप लोगों को बोर्ड नज़र आ रहा है? और दोबारा से एक दफ़ा मुझे बता दें, जो मैं लिख रहा हूँ साथ साथ नज़र आ रहा है आप सबको? जी सर, आ रहा है। ओके फाइन। सो एक दफ़ा हम लोग रिव्यू कर लेते हैं पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी, और फिर उन्हीं बातों को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले जो चीज़ पढ़ी थी वो किरचॉफ लॉ था। किरचॉफ लॉ हमें ये बताता है था कि किसी भी बॉडी के ऊपर जितनी भी रेडिएशंस पड़ती हैं या वो जितनी भी रेडिएशंस एब्जॉर्ब करती है, वो उतनी ही रेडिएशंस को एमिट भी करेगी। सो ये EF आपके पास एमिशन है, पावर है एमिटेड होने वाली रेडिएशन की। AF आपके पास एब्जॉर्प्शन पावर है उन तमाम रेडिएशंस की जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती हैं। इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है किरचॉफ लॉ के मुताबिक। और ये क्वांटिटीज आपस में एक यूनिवर्सल फंक्शन के जरिए मुंसलिक होती हैं, जिसे हम लोग JFT से रिप्रेजेंट करते हैं। F और T ये शो करते हैं कि ये फंक्शन फ्रीक्वेंसी का और टेम्परेचर का फंक्शन है। सो ये यानी कि ये सारा जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला मसला है, ये या मामला है, ये सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जो रेडिएशन पड़ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पर और उसके टेम्परेचर पर, उस बॉडी के टेम्परेचर पर। आमतौर पर किसी ब्लैक बॉडी के लिए अम, क्योंकि ब्लैक बॉडी जो होती है वो एक आइडियल एब्जॉर्बर होती है, आइडियल एमिटर होती है, तो उसके लिए हम लोग ये लेते हैं कि AF की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर आती है। तो जिसकी वजह से किरचॉफ लॉ को हम ब्लैक बॉडी के लिए लिख सकते हैं कि ये सिर्फ इस फंक्शन के बराबर है। ये सबसे आसान तरीन एक हाइपोथेसिस था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के सिलसिले में जो किरचॉफ की तरफ से प्रेजेंट हुआ था। इसके बाद कुछ और एक्सपेरिमेंट्स लोगों ने किए और फिर हमारे सामने एक स्टेफन्स लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो स्टेफन्स लॉ के मुताबिक किसी भी सिस्टम से एमिट होने वाली, किसी भी ब्लैक बॉडी से एमिट होने वाली जो टोटल रेडिएशंस होंगी, उनकी जो पावर होगी, वो किसी पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करेगी फ्रीक्वेंसी के। सो EF DF ये प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की पावर 4 के, और ये कोई कांस्टेंट इसको रिलेट करेगा जिसको हम लोग सिग्मा का नाम दे रहे हैं। सो ये फार्मूला, चूंकि हमने यहाँ पर लिमिट्स ली हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक और इसको फ्रीक्वेंसी पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि स्टीफन्स लॉ फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज, हर फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड होगा। सो इन जनरल ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक ब्लैक बॉडी की। अगर हम स्टीफन लॉ को किसी भी और बॉडी के ऊपर हमने अप्लाई करना हो तो हम लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर एक नंबर और इंट्रोड्यूस करवाना होगा, E टोटल इक्वल ए सिर्फ एक कांस्टेंट फैक्टर है जो डिफरेंशिएट करता है कि आपके पास जो बॉडी है वो ब्लैक बॉडी है या कोई रियल बॉडी है। सो सिग्मा की वैल्यू मैं एक दफ़ा यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। सो ये आपके पास स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻8 वाट मीटर पर स्क्वायर केल्विन⁻⁻⁴। मैं आज आप लोगों को एक होमवर्क दूंगा, वहां पर आप लोग प्लांक्स लॉ से सिग्मा की वैल्यू डिड्यूस भी करेंगे। सो यहाँ पर ए हमारे पास सिर्फ एक नंबर है, इसकी वैल्यू सॉरी सो इस ए की वैल्यू आपके पास इक्वल टू 1 भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। अगर इसकी वैल्यू बराबर है 1 के तो ये ब्लैक बॉडी है आपके पास, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो ये रियल बॉडी है, कोई भी रियल या प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट है। फिलहाल हम जितनी भी चीज़ें ब्लैक बॉडी में डिस्कस करते आ रहे हैं, जिन लॉज का मैं हवाला दे रहा हूँ, हम इनमें से किसी भी लॉ को डिराइव नहीं कर रहे। ये शायद आप में से कुछ लोगों के लिए एक 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 तंग करने वाली सिचुएशन हो कि मैं सिर्फ इक्वेशंस लिखता आ रहा हूँ और मैं ये नहीं बता रहा कि हम इन इक्वेशंस को डिराइव कैसे करते हैं या ये लोग इन इक्वेशंस तक कैसे पहुंचे थे। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि फिलहाल हम सिर्फ एक तो हम उन मसाइल के ऊपर बात करना चाह रहे हैं जिनकी वजह से
हमें क्लासिकल फिजिक्स से क्वांटम फिजिक्स की तरफ आना पड़ता है। और दूसरा ये कि ये जितने भी लॉज हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़े थे, या आज हम उनमें से एक डिस्कस करेंगे, इनकी इनको लोगों ने डिराइव स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स के थ्रू किया था। तो चूंकि हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कोर्स अभी तक नहीं पढ़ा, थर्मोडायनामिक्स का कोर्स नहीं पढ़ा, तो इसलिए हम इनको डिराइव नहीं कर सकते, और ना हमारा मकसद है कि हम इनको चेक करें कि डिराइव होते कैसे हैं। वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के कोर्स में बहुत तफसील से आप लोग कर लेंगे। यहाँ पर मकसद सिर्फ ये कि हम एक तरह से एक टाइमलाइन डेवलप करें कि लोगों ने ब्लैक बॉडी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कौन कौन से तरीके इख्तियार किए थे। तो इसलिए मैं अभी तक इनमें से किसी भी इक्वेशन को डिराइव नहीं कर रहा। तो मैं सिर्फ स्टेट करता जा रहा हूँ कि ये इक्वेशन लोगों ने दी और इसका मतलब ये है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये हमारे किसी काम नहीं आएंगी। ये जितनी भी इक्वेशंस मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, जो भी हम बातें कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड सवाल आप लोगों को आएंगे, जहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ये इक्वेशन मैंने लिखी स्टेफन लॉ की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन पर अप्लाई हो सकती है, इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें क्या क्या बताती है। मतलब फिजिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग तो हमें मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। हम सिर्फ मैथमेटिकल स्टडीज की नहीं कर रहे हैं। सो लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी फिजिकल अंडरस्टैंडिंग हमें बहरहाल मुकम्मल तौर पर हो। इसके अलावा हम लोगों ने उस दिन एक ग्राफ स्टडी किया था जो मैंने ड्रॉ किया था, और हमने वहां पर एक चीज देखी थी कि जैसे जैसे किसी भी कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हमें मैक्सिमम वेवलेंथ मिलती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, और ये जैसे जैसे मैं टी को इंक्रीज करता हूँ ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होने लग जाती है। यानी कि उसे लोगों ने यह नतीजा अखज़ किया कि टेम्परेचर और लैम्डा मैक्स के दरमियान एक इनवर्स रिलेशन है, जिसकी वजह से हमारे सामने एक रिलेशन आया कि लैम्डा मैक्स मल्टीप्लाई बाय टी ये एक कांस्टेंट नंबर होगा। इस कांस्टेंट नंबर को अमूमन बी का नाम देते हैं। ये हमारे पास वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, और इस बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है 2.898 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर केल्विन। ये मिली नहीं है, ये मीटर केल्विन है। अब ये वाइन्स डिस्प्लेसमेंट ला एक बहुत अच्छी प्रिडिक्शन थी ब्लैक बॉडी को स्टडी करने के लिए, लेकिन हमने उस दिन देखा था कि इसका जो स्पेक्ट्रम होता है ब्लैक बॉडी का वो कंटिन्यूस होता है। सो यहाँ पर आपके पास इस डायरेक्शन में लैम्डा है। यहाँ पर हम कह देते हैं कि मैं अगर यहाँ पर कोई और कलर यूज करूँ, ये वो वाला पॉइंट है जिसके ऊपर हमें लैम्डा मैक्स अचीव हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाला रीजन है आपके पास इस लैम्डा मैक्स के लेफ्ट वाला, ये शॉर्टर वेवलेंथ का रीजन है। वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इस रीजन के लिए तो बिल्कुल ठीक काम करता था। मतलब वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की जो कर्व होती है वो इस कर्व को ट्रेस करती है। लेकिन ये जो राइट वाला पोर्शन है आपके पास, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इसको एक्सप्लेन नहीं करता। वाइन्स डिस्प्लेसमेंट असल में इस रीजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, या हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर कर्व फिटिंग नहीं होती वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की। जिसका मतलब ये हुआ कि वाइन्स लॉ इज अ गुड फिट फॉर ओनली शॉर्टर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ये एक मसला था जो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के साथ था। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि अभी तक हम इस इन 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 लॉज को लोग डिस्कस करना चाह रहे थे पावर रेडिएशन की फॉर्म में, जिसको हम JFT का फंक्शन कह रहे हैं। लेकिन फिर लोगों ने सोचा कि ये ज्यादा आसान तरीका है कि अगर हम JFT से शिफ्ट हो जाएं एनर्जी के फंक्शन पे। J बेसिकली पावर का फंक्शन है, U एनर्जी का फंक्शन है। हम कह सकते हैं कि अगर मैं कहना चाहूँ तो JFT से मतलब है कि पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर फ्रीक्वेंसी। दिस इज पर यूनिट एरिया पर फ्रीक्वेंसी है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट फ्रीक्वेंसी। और UFT से हमारे पास है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आमतौर पर जो ब्लैक बॉडी होती है वो एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। हम एनर्जी को इसलिए वॉल्यूम की टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम लोग एज्यूम ये करें कि हमारी वॉल्स जो हैं और हमारी जो इनकमिंग रेडिएशन है वो दोनों, वॉल से मुराद है कैविटी की वॉल्स और इनकमिंग रेडिएशन वो इक्विलिब्रियम की हालत में है, तो उस सूरत में आपके पास जो पावर वाला फैक्टर होगा ये प्रोपोर्शनल होगा
एनर्जी स्पेक्ट्रम के, एनर्जी फंक्शन के। और जब लोगों ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनको पता ये लगा कि ये फंक्शन बराबर है यू एफ टी मल्टीप्लाई बाई सी बाई 4 के। सो सी बाई 4 एक सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इस सारे सिनेरियो की बुनियाद पर वाइन्स ने दोबारा कुछ एजुकेटेड गेस करने की कोशिश की और कुछ बेसिकली वो ये चाहता था कि किसी तरीके से इस फंक्शन की कोई मैथमेटिकल फॉर्म हमारे सामने आ जाए। सो वाइन्स ने इस फंक्शन को जो डिड्यूस किया उसको हम लोग लिखते हैं यू एफ टी इक्वल्स ए एफ थ्री एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एफ बाई टी। इसको हम लोग नाम देते हैं वाइन्स एक्सपोनेंशियल लॉ का। सो ये सिर्फ एक इम्प्रूव्ड फॉर्म थी वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की। इसका मतलब ये नहीं है कि इसने वो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको रिजॉल्व कर लिया। ये सिर्फ एक ज़्यादा आसान और अच्छा तरीका था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी करने के लिए। सो यहाँ पर हमारे पास ए और जो बीटा है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, जिन्हें एक्सपेरिमेंट्स के जरिए फाइंड किया जाएगा या लोगों की कोशिश थी कि थ्योरी खुद बताए इन कि ये कॉन्स्टेंट्स किसके बराबर हैं, इन्हें फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू डिराइव किया जा सके। अच्छा, अब इसके बाद हमारा जो हमने अगली चीज इसमें डिस्कस की थी वो ये कि एक्सपेरिमेंट्स ने एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना ब्लैक बॉडी के बारे में रिवील किया। वो फिनोमेना ये था कि जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है आपके पास यू एफ टी, एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक ये चीज टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक खास कंडीशन है इसमें, फॉर लॉन्ग लैम्डा, जब आपके पास वेवलेंथ बड़ी हो और लो फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास वेवलेंथ इनकमिंग रेडिएशन की स्मॉल बड़ी है और उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन होल्ड करेगा। तो आपके पास स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर प्लांक्स ने अपनी कुछ assumptions की थी और यूएफटी के लिए एक फॉर्म, प्लांक्स ने यूएफटी की एक फॉर्म डेवलप की थी जो हमारे सामने है। प्लांक्स फार्मूला 8 पाई h by c3 f3 1 over exponential over kt, k से मुराद है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट -1। प्लांक्स ने ये लॉ जो था वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को इस्तेमाल करके इस्तेमाल किया था जिसको हम यहाँ पर डिराइव नहीं कर सकते। लेकिन हमने ये चीज़ लाजमी देखी थी कि ये लॉ एक्सपेरिमेंट्स के साथ बहुत हद तक को रिलेट करता था, बल्कि मुकम्मल तौर पर को रिलेट करता था। वो किस तरीके से कि अगर हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी पर इवेलुएट करना चाहें एट हाई एफ, जिसका मतलब ये होगा कि आपके पास इस फंक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए वेरी ग्रेटर देन 1। सो आपके पास यू एफ टी बन जाता था टेलर अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करने के बाद 8 पाई एच एफ थ्री ओवर सी थ्री एक्सपोनेंशियल माइनस एच एच एफ ओवर के टी। और ये जो चीज़ इसमें अगर आप कांस्टेंट्स को थोड़ी देर के लिए इनको कांस्टेंट्स ज्यूम कर लें सारे फैक्टर्स को तो आप देखेंगे कि ये असल में वाइन्स एक्सपोनेंशियल लॉ है। सो प्लांक्स लॉ को रिड्यूस किया जा सकता है वाइन्स के लॉ में। उसके अलावा लो फ्रीक्वेंसीज पर भी ये लॉ हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कॉरस्पॉन्ड कर रहा था। एट लो फ्रीक्वेंसीज एच एफ ओवर के टी very less than 1, so this thing will correspond to UFT proportional to 8 pi f square over
C3 kT। सो ये असल में ये वो रिलेशन था जो एक्सपेरिमेंट्स हमें शो करवा रहे थे। सो असल में प्लान, अब सवाल ये है कि हम इसके पीछे फिजिकल रीजनिंग क्या थी। ठीक है, फार्मूला हमने लिख लिया, अब उससे हमें रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, लेकिन इस चीज की कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, कुछ फिजिक्स होनी चाहिए, जो हमें कोई क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए इस फार्मूले के पीछे कि प्लांक्स का असल में आइडिया क्या था। सो हमने उस दिन डिस्कस किया था कि प्लांक्स के अकॉर्डिंग जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन रेडिएटर है वो असल में बहुत सारे रेजोनेटर से मिलकर बना होता है। सो प्लांक्स ने ब्लैक बॉडी को एज्यूम किया कि वो उसकी जो कैविटी है, कैविटी की जो वॉल्स हैं वो रेजोनेटर से मिलकर बनी हुई हैं। और ये जो रेजोनेटर्स होंगे, बिलियंस ऑफ रेजोनेटर्स होंगे, हर रेजोनेटर किसी अलग ही फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा होगा, वेयर आई फ्रॉम 1 to infinity। सो ये जितने भी ऑसिलेटर्स हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर ऑसिलेट करती हैं। ये प्लांक्स का असल में आइडिया था जिसकी बुनियाद पर वो यहाँ तक पहुंचा। हम अभी इसको और तफसील में भी डिस्कस करेंगे। अब प्लांक्स ने यहाँ पर कुछ और assumptions को, क्लासिकल मैकेनिक्स की assumptions को कंबाइन किया अपने इस आइडिया के साथ, अपने इस हाइपोथेसिस के साथ। अब एक आइडिया यहाँ पर हमारे पास आता है मैक्सवेल की तरफ से। अब मैक्सवेल यहाँ पर ये कहता है कि जितने भी आपके पास रेजोनेटर्स हैं, वो चाहे जिस मर्जी फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट कर रहे हों, लेकिन ये कोई ना कोई रेडिएशन तो एमिट करेंगे ना। सो वो जो रेडिएशन होगी वो उसी फ्रीक्वेंसी की होगी जिस फ्रीक्वेंसी पर ये वाइब्रेट कर रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि ईच रेजोनेटर emits radiation with a frequency corresponding to its vibration frequency। कि जिस फ्रीक्वेंसी पर वो वाइब एज रेजोनेटर ऑसिलेट कर रहा होगा वो उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट करवाएगा। सो ये मैक्सवेल की थ्योरी हमें ये बताती है। इसी तरह हमें क्लासिकल मैक्सवेलियन थ्योरी से हमें एक और हिंट मिलता है। क्लासिकल मैक्सवेलियन थ्योरी हमें ये बताती है कि जो भी ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है या जो जिसको हम रेजोनेटर कह रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी या एनर्जी की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। उसके लिए लाजमी, क्लासिकल थ्योरी में लाजमी नहीं कि उसने एक स्पेसिफिक सेट में से ही वैल्यूज यूज करनी है। सो अगर हम ये कहें कि अगर कोई से आपके पास ऑसिलेटर किसी फ्रीक्वेंसी एफ पर ऑसिलेट कर रहा है, तो असल में वो इस पूरे स्पेक्ट्रम में से 0 to infinity एनर्जी की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक रफ रिलेशन लिखा है सिर्फ समझाने के लिए कि ये फ्रीक्वेंसी के उसने कोई डिस्क्रीट सेट नहीं लेना, उसके पास एक कंटिन्यूम है पॉसिबिलिटीज का। और जैसे ही मिसाल के तौर पर अगर अब चूंकि ये अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, लेट्स सपोज कि आपके पास मुख्तलिफ तरह के रेजोनेटर्स हमने रखे हुए हैं यहाँ पर। इस रेजोनेटर की फ्रीक्वेंसी इनिशियली से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अब ये मुसलसल रेजोनेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो ये कैविटी की वॉल्स के साथ भी टकराएगा और अपने इर्द गिर्द वाले ऑसिलेटर्स के साथ भी टकराएगा। सारी बात है, जब ये आपस में टकरा रहे होंगे, कोलिजन होगा, तो एनर्जी भी एक्सचेंज होगी। और इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोलिजन होगा तो इसकी एनर्जी फौरन से ड्रॉप हो सकती है, इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है। वो एनर्जी कुछ भी हो सकती है, लाजमी नहीं कि वो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, कोई डिस्क्रीट नंबर हो। वो 9.1 भी हो सकती है, वो 10.3 भी हो सकता है ये एनर्जी कहीं से गेन कर ले। सो ये क्लासिकल थ्योरी थी कि इस सूरत में आपके पास एक कंटिन्यूम है पॉसिबिलिटीज का। कंटिन्यूस रेंज का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज पॉसिबल है, कोई भी नंबर पिक किया जा सकता है, चाहे वो उसके लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है कि आपने नंबर इस इंटरवल में लेने, आप कोई भी नंबर वहां से चूज कर सकते हैं। लेकिन प्लांक्स को इस नंबर इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ था। तो प्लांक ने असल में इस इजम्पशन को चेंज किया और उसने कहा कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। जो टोटल एनर्जी होनी चाहिए रेजोनेटर्स की, प्लांक्स का आइडिया ये था कि ऐसा नहीं हो सकता। जो टोटल एनर्जी है रेजोनेटर्स की
उसे इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल एनर्जी का, जिसको उसने एच एफ का नाम दिया। और ये जितनी भी टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा एच एफ का इंटेग्रल मल्टीपल होगा। एन की वैल्यू अब कंटिन्यूम रेंज में से नहीं आ सकती। एन की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी, इस तरीके से जाएगी। और आप अच्छा आप नोट कीजिएगा, मैंने यहाँ पर एन को जीरो एज्यूम नहीं किया, हम यहाँ पर एन को जीरो नहीं ले सकते। क्वांटम फिजिक्स में उसकी कुछ रीजन हैं कि अगर मैं इसको जीरो लूंगा तो टोटल एनर्जी आपके पास जीरो एच एफ के बराबर आ जाएगी। क्लासिकल फिजिक्स में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी बॉडी की एनर्जी जीरो है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ मसाइल ऐसे हैं या क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ प्रिडिक्शंस ऐसी हैं जिसकी वजह से हम इनको जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते। हम कुछ हफ्तों के बाद एक टॉपिक स्टडी करेंगे क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वहां पर ये आइडिया ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो आपने ये चीज ध्यान में रखनी कि एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही, और आप इसको नेगेटिव इंटीजर्स में नहीं ले सकते। सो नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर माइनस एच एफ लिख दूं तो वो सिर्फ एक तरह से एक रूटीन है ये बताने की कि क्या सिस्टम ने एनर्जी एमिट की है या एब्जॉर्ब की है। उसका ताल्लुक एन के माइनस होने के साथ नहीं है, तो हम असल में एन को माइनस नहीं ले सकते। एन एन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, आप ये समझ लें। ये असल में एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमारे पास, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता। आप लोगों ने इसको डिस्कस किया होगा केमिस्ट्री में या किसी और सब्जेक्ट में। हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बहुत तसल्ली और तफसील के साथ डिस्कस करेंगे अगले आने वाले टॉपिक्स में। सर एक फार्मूला इज इक्वल टू माइनस एच एफ। जी सर वो क्वांटम फिजिक्स की सर बेस उस पे नहीं है, उस फार्मूले से शुरू हुई थी। ये असल में वही फार्मूला है। अगर मैं यहाँ पर एन को 1 कर दूं तो ये मेरे पास E इज इक्वल टू एच एफ बनेगा। जी सर। सर ये क्लासिकल मैकेनिक्स जो क्लासिकल जो थ्योरी थी मैक्सवेल की, ये सर सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल एन की वजह से ही सर ये फेल हुई थी 20th सेंचुरी में। नहीं 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 नहीं, उस क्लासिकल थ्योरी में इंटीग्रल मल्टीपल्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो डिपेंड करती है इस रेंज के ऊपर, जीरो टू इन्फिनिटी। मतलब अगर आपने इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना है तो आप जीरो से इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। या आपको ये तो नहीं ना कह रही कि आपने जीरो के बाद 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है। ये आपको ये तो नहीं ना बताती कि आपने इसमें कुछ स्पेसिफिक नंबर लेना है ये इंटीग्रल। तो इसका मतलब है कि हम इसमें कुछ भी ले सकते हैं। ये जैसे ये एक स्पेक्ट्रम है ना, अब ये 1 से लेकर 2 तक जा रहा है। सो हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई नंबर x एग्जिस्ट कर रहा है और ये y एक्सिस पे कोई नंबर y है। सो x की हर वैल्यू के लिए y मौजूद है। सो आप x को 1 भी ले सकते हैं, 1.1 भी ले सकते हैं, 1.001 भी ले सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटीजर मल्टीपल की तो वहां पर ऐसा मुमकिन नहीं है। वहां पर मतलब ये है कि आपने x को 1 लेना है, 1 के बाद से दरमियान में 1.5 लेना है, फिर 2 लेना है। अब आपके जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 0.5 के ऑर्डर में हो रहा है, दरमियान में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको हम कहते हैं जंप है। ये एक जंप है एक खास वैल्यू से किसी दूसरी वैल्यू तक, जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स अलाउ नहीं करती। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की बेस ही असल में डिस्क्रीट जंप्स के ऊपर है। इनको हम क्वांटम लीप्स का नाम भी देते हैं। सो बाकी क्लासिकल मैकेनिक्स फेल क्यों हुई थी, उसकी वजह ये थी कि जैसे एक एक्सपेरिमेंट हमारे सामने ये है, मैक्सवेल की थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन नहीं करती। अभी हम आज एक फार्मूला हमें स्टडी करना है जो असल में सारी क्लासिकल स्टडी को सम अप कर देता है, रिलीजियंस फार्मूला। हम वहां देखेंगे कि उसमें एक बड़ा सीरियस किस्म का मसला था जो ये शो करता था कि मैक्सवेल की थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एलेबोरेट नहीं कर सकती। इसी तरह कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स है जहां जिनको क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटन की थ्योरी और मैक्सवेल की थ्योरी प्रॉपर्ली एलेबोरेट नहीं कर सकती, उनकी कोई वजाहत नहीं दे सकती। तो फिर लोगों ने सोचा कि अच्छा अब हमें कुछ नए आइडियाज की जरूरत है। सो इवन कि जब प्लांक ये सारी assumptions दे रहा था तो प्लांक के जहन में ये कोई आइडिया इस बात का नहीं था कि ये जो यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स ओरिजिनेट हो सकती है, या उसने इस डिस्क्रीटनेस के आइडिया को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया था। ये असल में आइंस्टाइन था 1905 में, जब वो उसने इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर अप्लाई किया और वहां पर उसने पहली बार कहा कि ये जो एन है ये असल में क्वांटाज हैं, एच एफ क्वांटा ऑफ एनर्जी है। सो वहां से फिर असल में क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट हुई थी। प्लांक्स का जनरल मोटिव ये बिल्कुल नहीं था कि वो एक नई फील्ड को ओरिजिनेट कर रहे हैं, ना उस वक्त क्वांटम फिजिक्स प्रॉपर्ली स्टार्ट हुई थी। प्लांक्स ने सिर्फ एक मसले को रिजॉल्व करने के लिए एक हाइपोथेसिस दिया था और कुछ भी नहीं था।
ये आइंस्टाइन था जिसने इसको असल में बामे उरूज पर पहुंचाया फिर बाद में। जी, कोई और क्वेश्चन है आपका? नो सर। ओके, सो इस फॉर्मूले से हम ये देख सकते हैं कि अब अगर लेट्स सपोज कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है, अगर एक दफा n की वैल्यू 2hf लें, अगर n को 2 लें और दूसरी दफा 1 लें, तो आपके पास आंसर आएगा hf के बराबर। इसका मतलब है कि एक शेल से दूसरे शेल में या एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक कोई भी सिस्टम एनर्जी गेन नहीं कर सकता। उसका जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो एक स्पेसिफिक स्टेप के अंदर आ रहा होगा, वो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेप आपके पास hf के बराबर है। यानी इस बात का मतलब ये हुआ कि रेजोनेटर कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी ना तो गेन कर सकता है ना लूज कर सकता है। वो हमेशा एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही गेन करेगा या लूज करेगा। और वो जो फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो असल में एचएफ का इंटेग्रल मल्टीपल है। इस इंटेग्रल मल्टीपल को नाम देते हैं क्वांटम ऑफ एनर्जी का। सो दिस HF is called quantum of energy. अपने उस आइडिया को इस्तेमाल करके प्लांक्स ने एक और assumption की कि वो ये कि जितने भी रेजोनेटर्स हैं वो रेडिएशन के साथ, यानी कि जो ब्लैक बॉडी कैविटी के अंदर मौजूद रेडिएशन है उसके साथ एक्विलिब्रियम की हालत में है। अब मैं सारे पॉइंट्स को दोबारा से स्टेट करता हूँ। वो ये कि कैविटी की वॉल्स में रेजोनेटर्स मौजूद होते हैं, या ये कह लें कि कैविटी की वॉल रेजोनेटर से मिलकर बनी होती है। और रेजोनेटर्स की तादाद बिलियंस में हो सकती है। जितने भी रेजोनेटर्स हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी पर वो रेजोनेटर्स ऑसिलेट कर रहे होते हैं वो उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट करते हैं। सो यहाँ पर हमने अब तक के जितने भी प्लांक्स के और मैक्सवेल थ्योरी के आइडियाज उनको आपस में मिला दिया है। अब प्लांक्स ने एक नई असम्पशन ये की कि वो जो आपका सिस्टम है वो एक्विलिब्रियम की हालत में है। सो अगर आपका सिस्टम एक्विलिब्रियम की हालत में हो तो फिर प्लांक्स ने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को इस्तेमाल करके एक रिलेशन डिराइव किया। उसने शो किया कि जो आपके पास एनर्जी स्पेक्ट्रम है ये प्रोडक्ट होता है एवरेज एनर्जी ऑसिलेटर्स की और नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स के। आम हो सकता है कि कुछ बुक्स में आपको ये नंबर इस तरीके से भी लिखा हुआ मिले। So, इन दोनों का मतलब एवरेज ही होता है। सो या आप इसको एंगुलर ब्रेसेस में लिख दें या इसके ऊपर बार का सिंबल लगा दें। और इसी तरीके से फिर उसने कुछ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लॉस को इस्तेमाल करके नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स की वैल्यूज भी फाइंड कर ली। या अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो हम इसको किसी वक्त में कर सकते हैं, या मैं आपको इसके रेलिवेंट चीज़ें भेज दूंगा। लेकिन बहरहाल ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड राउट है यहाँ तक पहुँचने का कि ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो या कभी हमारे पास टाइम हुआ तो हम इसको करेंगे। सो हम इसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि फिर ये रिलेशन आपके पास बन गया था UFT DF इक्वल्स E 8 पाई F स्क्वायर ओवर C3 DF। ये रिलेशन असल में शो करता है कि प्रोपोर्शनल है E के और F स्क्वायर के। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हम देखते हैं कि ये रिजल्ट हमें क्या क्या चीज़ें बता रहा है। अब हम अब हमें ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि ये रिलेशन हमने मैथमेटिकली तो निकाल लिया है, क्या ये रिलेशन एक्सपेरिमेंट्स के साथ मैच करता है, क्या ये चीज़ें वही बताते हैं जो हमें एक्सपेरिमेंट्स भी बताते हैं। सो अब वहां पर हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स ने हमें क्या बताया था। सो एक्सपेरिमेंट्स ये बताते थे कि एट हाई फ्रीक्वेंसी किसी भी बॉडी की जो एनर्जी है वो 0 को कॉरस्पॉन्ड करनी चाहिए। अगर एनर्जी स्पेक्ट्रम, सो अगर ये नंबर 0 उसके एनर्जी स्पेक्ट्रम 0 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा होगा फिर असल में E को भी 0 होना चाहिए। सो ये मस्ट कंडीशन है कि अगर आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी, एक्सपेरिमेंट्स ये कहते थे हाई फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर को भी 0 को अप्रोच करना चाहिए जो उसकी एवरेज एनर्जी है। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब E की वैल्यू ज्यादा
तेजी से जीरो की तरफ जाए फास्टर देन 1/f², यानी कि ई की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी की निस्बत ज्यादा तेजी से जीरो की तरफ जाना चाहिए। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो आपके पास एनर्जी उससे ज्यादा तेजी से कम होनी चाहिए। इस बात का एक मतलब ये है कि ई एवरेज, अगर मैं इसको एक दफा लिख लेता हूं, मस्ट बिकम extremely small when frequency becomes high। लेकिन हमने देखा है कि हमारी थ्योरी इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं देती। हमारी थ्योरी से अभी हमें ऐसी कोई बात पता नहीं चल रही कि हाई फ्रीक्वेंसीज पर ये चीज आपको जीरो को कॉरस्पॉन्ड करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि हमने ये देखा है कि हाई फ्रीक्वेंसी पर तो ये चीज इसके अंदर कोई एनर्जी का कोई फैक्टर नहीं है। एचएफ का फैक्टर मौजूद है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल उतनी तेजी से डिके नहीं होता जितनी तेजी से आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। सो जिसकी वजह से यहाँ पर क्लासिकल assumptions के अंदर कुछ मसाइल तो हैं हमारे पास, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी में, जिसको हम रेले जीन्स का फॉर्मूला कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसीज पर ई स्मॉल नहीं होता। जब ई स्मॉल नहीं होता तो इसको ये कैटास्ट्रॉफ है। अभी हम देखते हैं कि वो स्मॉल क्यों नहीं होता या उसकी वैल्यू क्या आती है। असल में हाई फ्रीक्वेंसीज पर ई की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है क्लासिकल थ्योरी में, बजाय स्मॉल होने के। सो हम रखना उसको स्मॉल चाह रहे हैं, लेकिन क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि नहीं, उसको तो इनफाइनाइट होना चाहिए। सो यहीं पर लिख लेता हूँ एक दफा। सो क्लासिकल थ्योरी सेज, बल्कि इट प्रिडिक्ट्स f increases, e approaches to infinity। सो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि स्मॉल फ्रीक्वेंसीज पर ई की वैल्यू इनफाइनाइट, मतलब इसके बात का मतलब ये हुआ कि खास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पर ई की वैल्यू का इनफाइनाइट होना चाहिए, और इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। सो ये कैटास्ट्रॉफ थी। इस कैटास्ट्रॉफ को नाम दिया जाता है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ का, क्योंकि इस अगर हम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को गौर से देखें तो उसमें जो एनर्जीज आती हैं वो मैक्सिमम पीक पर जाके अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर आ रही होती हैं। सो यहाँ पर वो ये कहते थे कि इस रीजन की एनर्जी इनफाइनाइट होनी चाहिए, क्योंकि ये रीजन अल्ट्रावायलेट रेंज में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, तो जिसकी वजह से इसको अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ कहा जाता है। अभी मैं इस बात की वजाहत दोबारा से करूंगा कि कैसे हमें नजर आएगा मैथमेटिकली कि स्मॉल फ्रीक्वेंसीज पर या लार्ज वेवलेंथ के ऊपर आपके पास जो सिस्टम है वो आपका जो सिस्टम है असल में वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट कर रहा है। सो ये वो सारी चीजें थी अब तक जो हमने पिछले लेक्चर में असल में स्टडी की थी। मैंने एक दफा रिकैप किया उन सारे आइडियाज का जो हम अब तक पढ़ते आए हैं। इनमें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम फिर आज अगली चीजें शुरू करते हैं जो हमने आज डिस्कस करनी है। जी, किसी का कोई सवाल? क्योंकि काफी लोगों ने मुझे मैसेजेस आए थे आपके CRGR की तरफ से कि कुछ लोगों को इश्यूज हैं अभी चीजें समझने में। सो अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं अभी। या आप लोग अगर चाहें तो मुझे किसी भी वक्त ईमेल कर सकते हैं। आप लोग ईमेल का इस्तेमाल किया करें, वो ईमेल इसी काम के लिए। आप लोग मुझे 24/7 किसी भी वक्त ईमेल करें तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँ। सो लेकिन ये कोर्स उसी वक्त आप लोग सीखेंगे जब आप लोग चीज़ें पढ़ेंगे और उसमें से सवाल उठाएंगे। आपने असल में सवाल उठाना है कि ये चीज़ है क्या, ये कैसे हो रही है। ये नहीं ज़हन में रखना कि बस ये आपने बता दिया है तो ये ऐसे ही हम लोग बस इसको याद रख लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की। आज हम लोग स्टडी करने लगे हैं रेले जीन्स थ्योरी को और प्लांक्स के आइडिया को दोबारा से। सो रेले जीन्स थ्योरी असल में इसको क्लासिकल थ्योरी कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। सो क्लासिकल थ्योरी जितने भी आइडियाज प्रिडिक्ट करती थी, जितने भी आइडियाज बताती थी, ये रेले जीन्स एक तरह से उनको सम अप कर देता है। सो इट्स क्लासिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी
रेडिएशन। काम रेले जीन्स वगैरह भी यही कर रहे थे कि असल में ये सिस्टम की मेन एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन ये इस मेन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो फिजिकल असम्पशंस ले रहे थे वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन थी क्लासिकल एनर्जीज की। सो बेसिकली दे आर ट्राइंग और दे आर यूजिंग some functions to calculate mean energy from a continuous distribution of classical oscillator energies. From a continuous distribution of classical oscillator energies. So classical oscillator energies का मतलब ये है कि जीरो से इंफिनिटी तक कोई भी एनर्जी रेंज पॉसिबल है, जो जिसको प्लांक्स ने असल में जिससे प्लांक्स ने इख्तलाफ किया था और उसने कहा था कि नहीं, आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी ही होनी चाहिए। बेसिकली प्लांक्स कहता था कि एनर्जी इंटेग्रल मल्टीपल होगी, लेकिन क्लासिकल थियरी में ये जीरो से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। सो रेले जीन्स का आइडिया क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज के ऊपर या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज पर रिलाई करता था। सो ये जो आइडिया इनके पास आया था, असल में इस आइडिया को इन्होंने इन्फर किया था बाय डायरेक्टली स्टडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द कैविटी। सो वो असल में कैविटी के अंदर डायरेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पे फोकस कर रहे थे। सो रेले concentrated directly on the EM waves in the cavity. अब इस चीज को बुनियाद बनाकर इन्होंने ये अज्यूम किया कि उस कैविटी के अंदर असल में जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो स्टेशनरी वेव्स हैं, स्टैंडिंग वेव्स हैं। ये इनकी अजम्पशन थी या इनकी रीजनिंग थी। कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं वो स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स की फॉर्म में है। और जाहिर बात है, अगर वो वेव्स हैं तो उनका कोई टेम्परेचर टी भी होना चाहिए। जब उनके पास कोई टेम्परेचर टी और मुसलसल मुसलसल वो कैविटी के अंदर ही हैं, तो वो अपना टेम्परेचर कैविटी की वॉल्स के साथ एक्सचेंज भी करेंगी, जिसकी वजह ये होगी कि अल्टीमेटली आपकी जो कैविटी है वो मुकम्मल थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। सो कैविटी के अंदर जितनी भी वेव्स हैं उन सबका टेम्परेचर टी के बराबर हो जाएगा। सो अब इस आइडिया को मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि बात क्या हम लोग कर रहे हैं। सो सपोज करते हैं कि आपके पास कोई रेजोनेटर है, क्लासिकल रेजोनेटर। इस रेजोनेटर का मास m के बराबर है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है। सो ये किसी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 से ऑसिलेट कर रहा है। सो अगर आपको याद हो तो हम ओमेगा को लिख सकते हैं k1/m। मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में यही फार्मूला होता है ओमेगा का। हाँ, यही फार्मूला है इसका। सो ये इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। सो ये जो ऑसिलेशन है ये किसी ना किसी स्टैंडिंग वेव को जनरेट करवा रही होगी। उस स्टैंडिंग वेव का कोई एम्पलीट्यूड होगा। सो मैं यहाँ पर अगर स्टैंडिंग वेव ड्रॉ करूँ, सो ये मेरे पास एक स्टैंडिंग वेव बन जाएगी इसकी। इसी तरीके से जब जितनी बार ये सिस्टम ऑसिलेट करता रहेगा उसकी एनर्जी उतने हिसाब से चेंज भी होती रहेगी, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर ली है, जिसकी वजह से इसके एम्पलीट्यूड में कोई तब्दीली आएगी। सो ये जो चीज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये असल में उस वेव का टोटल एम्पलीट्यूड बता रही है हमें, जिसको मैं असल में x1 का नाम फिलहाल दे देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि इस ऑसिलेटर की खास प्रॉपर्टी है, या इस वेव की एक खास प्रॉपर्टी है, ये वेव पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली स्टैंडिंग है, स्टेशनरी वेव है, साथ में पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड का मतलब ये होता है कि इसकी डायरेक्शन सिर्फ एक ही एक्सिस के लॉन्ग है। ये सिर्फ एक्स वन डायमेंशनली पोलराइज्ड है। आपने इसको किसी एक डायरेक्शन में सेट किया हुआ है।
सो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये चीज वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बराबर भी है। सो ये असल में आपका जो सिस्टम है वो 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के बराबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हार्मोनिक ऑसिलेटर एक ऐसी टर्म है जो अब तकरीबन हर क्लास में आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन चूंकि हम हमें पता है क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक या प्लांक्स थ्योरी के मुताबिक इसके अंदर नंबर ऑफ रेजोनेटर्स हो सकते हैं। तो और हर रेजोनेटर, मैक्सवेलियन थ्योरी ये कहती है कि हर रेजोनेटर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। एज्यूम करते हैं कि अगला जो ऑसिलेटर होगा मैथ उसका यही है, लेकिन उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मेगा 2 होनी चाहिए। इसी तरीके से इस वजह से फिर उसकी स्टेशनरी वेव भी डिफरेंट होगी। लेट मी कॉल कि उसकी जो स्टेशनरी वेव बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। उसमें हम 2 नॉट्स बना देते हैं। सॉरी, ये नॉट्स जो हैं काफ़ी सिमेट्रिकल नहीं बने, लेकिन बहरहाल ये आइडिया क्लियर कर देंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसी तरीके से अगली दफ़ा इनकी एनर्जी कुछ डिफरेंट होगी। और इनका जो आपके पास इनका जो टोटल डिस्टेंस ये लोग ये कवर करेंगी वो x2 के बराबर होगा। ये रेले जीन्स का एक आइडिया था। इसकी बुनियाद पर उन्होंने अपने लॉ को डिराइव किया था। सब वो कर ये रहे थे, हम यहाँ से अब एज्यूम कर सकते हैं कि उन्होंने अपने ब्लैक बॉडी कैविटी को एक कह लें कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पर एज्यूम किया, और उन्होंने ये कहा कि आपके पास जो एनर्जी डेंसिटी होगी, एनर्जी डेंसिटी असल में प्रोडक्ट होनी चाहिए नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर। ये बात वही है जो हम पहले बार बार करते आ रहे हैं कि असल में ये एनर्जी डेंसिटी से मुराद हम वही फंक्शन ले रहे हैं UF, और ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं NF मल्टीप्लाई बाय एवरेज एनर्जी को। लेकिन इस बार वो जम्पशन ये ले लेंगे ये चीज़ हमने स्टैंडिंग वेव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिराइव करनी है। अब इन्होंने यहाँ पर एक थ्योरी यूज की थी जिस थ्योरी को हम लोग नाम देते हैं क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का एक लॉ है। हम इसको किसी और कोर्स में लाजमी स्टडी करेंगे। मैं सिर्फ इसका बुनियादी आइडिया दूंगा कि ये है क्या, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आपने प्रोबेबिलिटीज को मैथमेटिक्स में स्टडी किया होगा एफएससी वगैरह में। ये आइडियाज, ये जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है इसमें प्रोबेबिलिटीज को ही कॉरस्पॉन्ड करती है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ अजम्पशंस हैं एनर्जीज के बारे में। वो ये है कि एवरेज एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। ये हम साबित कर सकते हैं, लेकिन हम उनको डिराइव नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं इनकी डेरिवेशन में नहीं जा रहा। ये कहती है कि एवरेज एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सेकंड इसका ये है कि जो एवरेज एनर्जी है वो बराबर आती है इस कांस्टेंट नंबर के KBT के। KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। आमतौर पर इसको इक्विपार्टीशन थ्योरम भी कहते हैं टेक्निकली, अगर आप इसको मजीद तफसील से देखना चाहें तो इसे हम किसी वक्त डिस्कस करेंगे। ये इक्विपार्टीशन थ्योरम है वन डायमेंशन के अंदर। और इस थ्योरी के मुताबिक अगर हमें ये फाइंड करना हो कि लेट्स सपोज आपके पास बिलियंस ऑफ रेजोनेटर्स हैं, किसी रेजोनेटर की एनर्जी E है, आउट ऑफ बिलियंस रेजोनेटर्स इस एनर्जी वाले रेजोनेटर को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपके पास एक डाइस है, आप उसको रोल डाउन करते हैं, उसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है 1 2 लेकर 6 तक। अब आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने जब एक दफा उस डाइस को रोल किया तो नंबर 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो डेफिनेटली वो 1/6 होगी। नंबर 1 आने की पॉसिबिलिटी भी इतनी है, 2 आने की भी इतनी है, 3 आने की भी इतनी है। इन्हीं लॉज को इस्तेमाल करके इन्होंने मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक प्रोबेबिलिटी लॉ डिफाइन किया एनर्जीज के लिए। जिसको हम इस तरीके से स्टेट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर हमने पहले भी कई जगहों पर डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। एज्यूम इट कि ये नंबर HF के बराबर है।
तो वो जो बार बार आपको ये फैक्टर देखने में मिलता है एक्सपोनेंशियल का, वो असल में मैक्सवेल थ्योरी से आ रहा है। यहाँ पर आपके पास पी नॉट क्या है, प्रोबेबिलिटी है मिनिमम एनर्जी फाइंड करने की, कि वो रेजोनेटर जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी उसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी पी नॉट है आपके पास। सो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है कि इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं। इसको सिर्फ फिलहाल देख लें, इसको अभी हम इसकी मजीद तफसील में हम लोग नहीं जा रहे। अच्छा, अगर आपके पास एनर्जीज डिस्क्रीट हों, उस सूरत में हम मेन एनर्जी फाइंड कैसे करते हैं? असल में हम लोग जितना भी काम करते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स फाइंड करने हैं, मेन एनर्जी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, डेंसिटीज वगैरह कैलकुलेट करनी है, वो चीजें हम ये सारा काम प्रोबेबिलिटीज की टर्म्स में करते हैं। सो अगर आपके पास आपका स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट एनर्जीज का, आपने ये कहा है कि हमारी जो एनर्जीज का, हमारी जो अलाउड एनर्जीज हैं वो डिस्क्रीट हैं, उस सूरत में आप इंटेग्रल यूज नहीं कर सकते। डिस्क्रीट एनर्जी के लिए आपको समेशन का सिंबल यूज करना होगा, डिवाइडेड बाय, सो ये फॉर्मूला आपके पास ई ऑसिलेटर्स की टोटल एनर्जी है, पी ऑफ ई टोटल प्रोबेबिलिटी उनको फाइंड करने की, इनको मल्टीप्लाई करना है, देन उनका समेशन लेना है। सो ये समेशन जो होगा ये आई फ्रॉम 1 टू n जाएगा। सो मुझे इसको ई आई कह देना चाहिए, ई एफ आई कह देना चाहिए। सेम ये भी आई फ्रॉम 1 टू n जाएगा। जो डिनोमिनेटर में मैंने नंबर लिखा है इसको हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं। इसको फिलहाल आप ऐसे ही ज़हन में रखें। हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को डिस्कस करते हुए कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमें बताता क्या है। फिलहाल आपने ये ज़हन में रखना है कि ये अच्छा, पहली बात ये कि इस पी ऑफ ई को इस पी ऑफ ई से कैंसिल नहीं किया जा सकता। ये पूरा एक नंबर है जिसके साथ ई मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ऊपर एक डिफरेंट नंबर आ रहा है, नीचे एक डिफरेंट नंबर है। सो जो डिनोमिनेटर में नंबर है, ये नंबर इंश्योर करता है कि आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 से एक्सीड नहीं करेगी। सो डेफिनेटली अगर आपने एक कि आपके पास 6 नंबर हैं, आप उसको 6 दफा रिजॉल्व करते हैं, तो आपके पास 100% प्रोबेबिलिटी है कि किसी एक दफा तो 1 आएगा आएगा। तो एक तरह से समझ लें कि ये जो डिनोमिनेटर में हमने समेशन आई फ्रॉम 1 टू n p सब ई ऑफ आई लिखा है, इस बात का मतलब यही है। ये इंश्योर करते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी कभी भी 100% से एक्सीड नहीं कर सकती। सो अगर आप 6 दफा जी जी सर ये भी तो हो सकता है अगर हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो फॉर एग्जांपल 1 चाहिए तो 1 ना आए, अगर हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो वो 1 आ सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। अगेन ये प्रोबेबिलिटी है। हाँ, तो अब ये देखें ना कि अगर उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 100 है, तो 100 में से कितने परसेंट चांसेस है कि वो 1 आएगा या नहीं आएगा। सो वो जो हम कहते हैं ना आउट ऑफ 100, तो ये नंबर असल में वो आउट ऑफ 100 को इंश्योर करवा रहा होता है कि आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी 100 से बढ़ नहीं सकती। जी सर। क्लियर हुआ कुछ पॉइंट या नहीं? जी सर। इसको इसको मैं थोड़ी देर में दोबारा इसकी ट्राई करता हूँ कि इसको मैं किसी और तरीके से आगे ना एक्सप्लेन कर सकूँ, एक और तरीके से। अच्छा, अगर हम ये काम कर रहे हो, एक दफा मैं एक्स्ट्रा चीजें यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग यही वाला काम कर रहे हों कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में, जहां पर आपके पास एनर्जी की वैल्यूज डिस्क्रीट नहीं है बल्कि कंटिन्यूम है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूम है पूरी स्पेक्ट्रम का, सो वहां पर आप सम यूज नहीं कर सकते, वहां पर आपको इंटेग्रल्स यूज करने होते हैं। आपने करना सिर्फ ये है कि समेशन को रिप्लेस कर देना है इंटेग्रल से, ये आ जाएगा। और अगेन यहाँ पर वो प्रोबेबिलिटी ही हमने लगानी है क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी इसके बराबर है। इसी तरीके से यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी, और इन एनर्जी के ऊपर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने डी लगा दिया। तो असल में जब इस नंबर को कैलकुलेट किया जाता है तो ये नंबर आपके पास के टी के बराबर आता है। सो जिसकी जो मैक्सवेल थ्योरी प्रेडिक्ट करती है। आप लोग ट्राई करें इस चीज को कैलकुलेट करने की, कि आपने प्रोबेबिलिटी की जगह ये वाला नंबर इंसर्ट करना है। सो पी नॉट कांस्टेंट है, पी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो आपके पास ये असल में इक्वेशन कुछ ये बननी चाहिए। सो ये आप लोगों को बल्कि लाजमी ट्राई करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं इसको किसी होमवर्क में ऐड कर सकूं, ये अच्छा क्वेश्चन है। ई एक्सपोनेंशियल माइनस
अगर मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज इंसर्ट करूँ जो मैक्सवेल थ्योरी हमें बता रही है, तो ये नंबर कुछ ये बनेगा। असल में ये चीज बराबर आती है के टी के। अब आप लोग इस इंटेग्रल को सॉल्व करें, या आप लोगों ने बल्कि लाजमी ट्राई करना है, और ये आपसे होना चाहिए। हो सकता है मैं यही चीज आपको पहले क्विज में दे दूं। क्या जब आप इस इंटेग्रल को देख सॉल्व करेंगे तो ये आपको के टी ही नंबर देगा। क्लियर है? जी सर, देखने में तो इजी लग रहा है। हाँ, ये मुश्किल इंटेग्रल नहीं है, ये असल में गॉसियन इंटेग्रल्स हैं। आप ना इनको लिख के सर्च कीजिएगा कि एक्सपोनेंशियल में इस तरह के इंटेग्रल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। आप ये चीज सर्च कीजिएगा कि एक्स ई, क्योंकि ई एक्स वाला तो आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है। सो इसको सिर्फ आपने इंटीग्रेट करना है 0 to इन्फिनिटी पे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू। सो ये बहुत इजीली हो जाएगा। जी सर। अगर कोई मसला हो ना हो रहा हो तो फिर आप लोगों ने मुझे बताना है, हम इसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो बहरहाल इस तरीके से जब वो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की थी मैक्सवेल रेले जीन्स ने, तो उन्होंने ये कहा कि जो आपके पास एवरेज एनर्जी आती है वो के बी टी के बराबर आती है। सो ये उनकी एक अजम्पशन थी। देन इसी तरीके से उन्होंने मैक्सवेल थ्योरी को इस्तेमाल करके टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स भी कैलकुलेट किए, और रेले जीन्स के मुताबिक एन एफ डी एफ की वैल्यू बराबर आई आपके पास। ये डेरिवेशन हम लोगों ने नहीं करनी क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, और कि ये वो इस रिजल्ट तक कहाँ तक पहुंचे थे। बहरहाल ये उनका एक रिजल्ट आ गया था। ये रिजल्ट उन्होंने फाइंड किया था इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज। आप बहुत इजीली फ्रीक्वेंसीज को कन्वर्ट कर सकते हैं वेवलेंथ की फॉर्म में। एफ इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, सो डी एफ इज इक्वल टू माइनस सी बाई लेमडा स्क्वेयर डी लेमडा। अच्छा, जब आप लोग ये काम कर रहे होंगे तो आपने इस साइड पर ये डी एफ की वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी, ये तो सिर्फ एक नंबर है। सो चूंकि अगर आपका फंक्शन लेमडा पे आ गया तो आप इंटीग्रल लेमडा पे करेंगे। ये सारे नंबर्स आपने राइट साइड पे इंसर्ट करने हैं। लेफ्ट पे करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको कुछ भी मतलब कि रिजल्ट के अंदर कोई नई चीज नहीं मिल रही होगी। सो ये 8 पाई बाई C3 सी स्क्वेयर बाय लेमडा स्क्वेयर माइनस सी बाय लेमडा स्क्वेयर डी लेमडा। नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करते हैं, उसकी कुछ और भी रीजन है, लेकिन फिलहाल हम ये ध्यान में रखते हैं क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तादाद कभी भी मनफी नहीं हो सकती, तो इसलिए माइनस का साइन हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया एन पाई बाई लेमडा 4 डी लेमडा का। सो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हमने दो फॉर्म्स में लिख ली, एक इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज और एक इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब यहां से हमें असल में सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि वो जो इसको मैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ कह रहा था वो उस बात का मतलब क्या था। अच्छा, यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं। सो हम दोबारा से अपना फॉर्मूला लिखते हैं यू एफ टी का, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स और एवरेज एनर्जी इंसर्ट कर देते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स आपके पास बराबर है 8 पाई एफ स्क्वेयर बाई C3 डी एफ, और एवरेज एनर्जी इसके मुताबिक आनी चाहिए के टी के बराबर। इसी को रिजल्ट को जब हम लेमडा की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास नंबर बराबर आएगा 8 पाई बाय लेमडा 4 डी लेमडा के टी के बराबर। ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी हैं, दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं। इन दोनों का मतलब एक ही है, सिर्फ एक को हमने फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखा है और दूसरे को वेवलेंथ की टर्म्स में। ये चीज कहलाती है रेले जीन्स लॉ। ये क्लासिकल लॉ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। लेकिन इस लॉ के साथ मसला वही था जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप यहाँ पर ये देखें कि जब मैं लैम्डा को 0 को अप्रोच कराऊं, आपके पास यू एफ टी क्या होना चाहिए। यू एफ टी किसके बराबर आएगा, या ये कह लें कि यू लैम्डा टी किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, एनीबॉडी जी। जब मैं इस इक्वेशन में लैम्डा को 0 करूंगा तो ये नंबर किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा होगा।
एनी वॉलंटियर फ्रॉम द क्लास? सर इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी को, एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि जब आपके पास शॉर्टर वेवलेंथ होंगी तो रेले जीन्स फार्मूला आपको इनफाइनाइट स्पेक्ट्रम दे रहा है। और ये स्पेक्ट्रम असल में किस चीज का, एनर्जी का। तो असल में वो आपको इनफाइनाइट एनर्जी प्रेडिक्ट करता है। और चूंकि ये जो वेवलेंथ होती है ये अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर आती है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट प्रेडिक्ट्स अनलिमिटेड एनर्जी इन यूवी रीजन, जो कि एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए एक्सपेरिमेंट से हट के वैसे भी अज्यूम करें, आप किसी ऐसे सिस्टम के बारे में नहीं सोच सकते जिसकी एनर्जी इनफाइनाइट हो। और एक्सपेरिमेंट्स कह रहे हैं कि ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स आपको ये कर्व बना के दे रहे हैं, ये वाली चीज। और इस रीजन में आप देख सकते हैं कि ये एनर्जी इनफाइनाइट नहीं है, ये तो कोई फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इस प्रॉब्लम को असल में साइंसदानों ने नाम दिया अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ का। यही वो सबसे बड़ा मसला था जिसकी वजह से प्लांक्स को अपना नया हाइपोथेसिस देना पड़ा। और इस मसले ने तकरीबन 1 सेंचुरी से ज्यादा अरसे तक साइंसदानों को पजल करके रखा कि ये मसला क्या हो रहा है। इसको हम अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ का नाम देते हैं। इस शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर अल्ट्रावायलेट रीजन में क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल मैक्सवेलियन थ्योरी आपको इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेडिक्ट करती है, जो कि एक्सपेरिमेंट से कॉन्ट्रडिक्शन थी। सो दिस इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। क्लियर? यस सर। कि अब हम देखते हैं कि प्लांक्स का फॉर्मूला अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ को किस तरीके से दूर करता है। प्लांक्स की assumptions तकरीबन सारी यही थी जो क्लासिकल रेले जीन्स लॉ की थी। इवन के प्लांक्स का फॉर्मूला एनएफटीएफ के लिए भी यही था। प्लांक्स ने अपनी assumption ये की थी कि हमने पीछे भी इस बात का जिक्र किया है। प्लांक्स ने सिर्फ फर्क यहाँ पर डाला था इस पॉइंट में। वो ये कहता था कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। सो उसने एज्यूम किया कि आपके पास जो क्लासिकल ऑसिलेटर की एनर्जीज हैं वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में आती हैं, और वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस जो होती हैं वो बेसिकली वो रेजोनेटर्स होते हैं। रेजोनेटर्स डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही ले सकते हैं। उसकी बुनियाद पर फिर उसने अपनी सारी कैलकुलेशन करना स्टार्ट की थी। अब उसने सिर्फ इस आइडिया को तब्दील किया था कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की जगह डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ली थी। इस assumption के बाद प्लांक्स भी पहुंचा इसी नतीजे पर था कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स तो इसके बराबर ही आते हैं। लेकिन प्लांक्स का जो मीन एनर्जी वाला रिलेशन था वो डिफरेंट था। मैक्सवेल थ्योरी तो ये कहती थी कि सॉरी रेले जीन्स लॉ तो ये कहता था कि क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज के साथ मीन एनर्जी बराबर आनी चाहिए के टी के बराबर। सो ये रेले जीन्स लॉ है, मैं इसको आरजे लॉ कह रहा हूँ। लेकिन प्लांक्स के मुताबिक ऐसा नहीं है। अगर हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम लें तो आपके पास ये एनर्जी इस फैक्टर के बराबर आती है, एक्सपोनेंशियल एच एफ ओवर के टी -1 ओवर एच एफ। और जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं उनके लिए दोनों का फॉर्मूला सेम था, 8 पाई एफ स्क्वेयर ओवर C3 डी है, रेले जीन्स एंड प्लांक। सो सिर्फ मीन एनर्जी का फॉर्मूला प्लांक का डिफरेंट था, जिस पर वो जो उसने अपनी assumption के थ्रू फाइंड किया था। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि आपके पास स्पेक्ट्रम बनेगा। सो यू एफ ऑफ टी डी एफ 8 पाई एफ स्क्वेयर ओवर C3 एच एफ ओवर एक्सपोनेंशियल एच एफ ओवर के टी -1 डी एफ। या अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें लैम्डा में, या आप करके देख लीजिएगा, 8 पाई HC ओवर λ5 1 ओवर एक्सपोनेंशियल HC ओवर लैम्डा के टी -1
1 डी लैम्डा। सो ये जो हमारे पास हमने अभी फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, ये दोनों फॉर्मूलाज, ये असल में प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला कहलाता है। या प्लांक्स ब्लैक बॉडी रिलेशन। सो ये पहला फार्मूला था जिसके अंदर डिस्क्रीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज किया गया था। और आप इस फार्मूले में देख सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी पर जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो ये वाली टर्म डोमिनेट करने लग जाती है। हाई फ्रीक्वेंसी पर ये वाली टर्म डोमिनेट करती है, जिसकी वजह से तो ये टर्म बेसिकली एफ स्क्वायर वाली टर्म को डोमिनेट करती है। तो जिसकी वजह से हम अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ को जो है वो उससे बच सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। अभी हम मैथमेटिकली इस चीज़ को देखते हैं कि मैथमेटिकली ऐसा होता भी है या नहीं हो रहा। सो हम दोबारा से एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ प्लांक्स के लॉ को। मैं इसको वेवलेंथ की टर्म्स में लिख के आपको शो करवाऊंगा। आप लोगों ने इसको फ्रीक्वेंसी के साथ चेक करना है कि फ्रीक्वेंसी, सारी बातें का रिलेशन तो आपके सामने उसमें भी वही आएगा आप, लेकिन बहरहाल सो u lambda t d lambda 8 pi h c over lambda 5 h c over lambda k t minus 1 d lambda। तो ये हमारे पास प्लांक का रिलेशन है। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं फॉर लॉन्गर लैम्डा और लो फ्रीक्वेंसी। इस सूरत में आपके पास जो एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर है, इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो ये चीज़ इसके बराबर आती है, टेलर एक्सपेंशन। असल में ई एक्स बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये टेलर एक्सपेंशन कह लें या मैक्लॉरेन एक्सपेंशन अराउंड ओरिजिन। सो आपके पास एक्सपोनेंशियल एच सी ओवर लैम्डा के टी माइनस 1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स एच सी ओवर लैम्डा के टी। सो जिसकी वजह से आपके पास डी लैम्डा बराबर आ जाएगा 8 पाई ओवर लैम्डा 4 के टी डी लैम्डा के। सो ये आपके पास रेले जीन्स लॉ है। तो हम देख सकते हैं कि लार्जर लैम्डा के ऊपर तो ये आपको रेले जीन्स लॉ दे रहे हैं। अब हमें याद है कि शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर रेले जीन्स लॉ फेल हो जाता है, लेकिन वहां पर वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होल्ड करता है। सो अब हमें ये देख लेते हैं कि क्या शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर ये आपको वाइन्स एक्सपोनेंशियल या वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ प्रोवाइड करता है या नहीं। सो उसके लिए हमारी कंडीशन ये होगी कि फॉर शॉर्टर लैम्डा और लार्ज फ्रीक्वेंसी, जो एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर है ये डोमिनेट करेगा एच सी बाई के टी। ये 1 को डोमिनेट कर देगा। तो जब ये 1 को डोमिनेट करेगा तो असल में डिनोमिनेटर में सिर्फ यही वाला फैक्टर बचेगा। इसको आप ऊपर ले जाएं तो यहाँ पर पावर इसकी हो जाएगी -1। सो हम लिख सकते हैं इसको डी लैम्डा 8 पाई एच सी ओवर लैम्डा 5 एक्सपोनेंशियल माइनस एच सी ओवर लैम्डा के टी डी लैम्डा। अच्छा, अब हम एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं वाइन्स एक्सपोनेंशियल लॉ। सो वाइन्स एक्सपोनेंशियल लॉ, अच्छा वाइन्स एक्सपोनेंशियल लॉ मैंने चूंकि मेरे पास इस वक्त लिखा हुआ नहीं है वेवलेंथ की फॉर्म में,
आप, लेकिन बहरहाल आप उसको चेक कर सकते हैं। सो यहाँ उस आपने इसको कंपेयर करना है वाइन्स एक्सपोनेंशियल लॉ के साथ, तो आप बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे कांस्टेंट्स को। असल में हमने वाइन्स एक्सपोनेंशियल लॉ को लिखा था इस फॉर्म में, तो जिसकी वजह से डी एफ इज इक्वल टू ए एफ थ्री डी एफ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एफ बाई टी। सो असल में जो बीटा आपके पास है ये के टी के बराबर है, सो माइनस एफ ओवर के टी। सो बहरहाल वो सारी चीज़ें ना आपने एक दफ़ा करके देख लेनी है। तो आप इजीली यहाँ से इन दोनों कांस्टेंट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ए किसके बराबर आ रहा होगा और बीटा किसके बराबर आ रहा होगा। सो बहरहाल हमें कंफर्म हो गया कि शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर वाइन्स डिस्प्लेसमेंट चूंकि गुड फिट था, सो आपका प्लांक्स फार्मूला शॉर्टर वेवलेंथ पे वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को कॉरेस्पॉन्ड करता है और लार्ज वेवलेंथ के ऊपर वो रेले जीन्स लॉ को कॉरेस्पॉन्ड करता है। सो मैं अगर यहाँ पर इसका एक दोबारा से ग्राफ ड्रॉ करूँ, so यहाँ पर आपके पास एनर्जी स्पेक्ट्रम है। so ये ग्राफ आपके पास ये चीज़ आती है। यहाँ पर इसके हम इस लैम्डा मैक्स को फिलहाल भूल जाएं, ये आपके पास लो लैम्डा वाला रीजन है और ये लार्ज वाला, सॉरी इसको स्मॉल। सो इस रीजन में वेन्स लॉ होल्ड करता है एक्सपेरिमेंटली और इस रीजन में आर रेले जीन्स लॉ। सो ब्लैक बॉडी के, और यहाँ पर आपके पास ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर आपके पास आती थी अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। जो दोनों लॉज में मसला है, एक तो वाइन्स लॉ यहाँ इस रीजन में होल्ड कर नहीं सकता, और जो अल्ट्रावायलेट जो रेले जीन्स लॉ है वो इस रीजन पे जाके एक तरह से उसकी बस हो जाती थी। सो हमें ज़रूरत थी कि हम कोई नया आइडिया यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएं, जिसको प्लांक ने इंट्रोड्यूस कराया। हम देख सकते हैं कि प्लांक्स जो लॉ है वो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ को भी दूर कर देता है, आपके पास शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर जीरो नहीं आता, और लो वेवलेंथ पे वो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को होल्ड करवाता है, और लार्ज वेवलेंथ के ऊपर वो आपके रेले जीन्स लॉ को कॉरेस्पॉन्ड करता है। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लांक्स ने असल में सारे मसाइल का हल दे दिया हमें यहाँ पे। अब हम इसको सिर्फ एक छोटी सी चीज हमने इसमें और करनी है और फिर हम इसको एंड करते हैं। अभी हम जो बात करते आ रहे थे कि हाई फ्रीक्वेंसी पर अल्ट्रावायलेट जो हाई फ्रीक्वेंसी पर जो मीन एनर्जी उसको जीरो हो जाना चाहिए, वो ठीक है, हमने उसको मैथमेटिकली तो रिजॉल्व कर लिया। जीरो होने का मतलब ये है कि अगर हम इन प्रिंसिपल देखें तो इसका मतलब है कि ऐसी स्टेट जिसकी एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी पर बहुत ज्यादा, उसको फाइंड किया ही नहीं जा सकता, या आमतौर पर जितनी भी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं इस फ्रीक्वेंसी पर उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। सो प्रोबेबिलिटी सो हम असल में इसको प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में क्वालिटेटिव आंसर फाइंड करना चाह रहे हैं। मैं एक दफा दोबारा से अब आसानी के लिए एक दफा लिखता हूँ कि अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ की प्रॉब्लम है क्या, और फिर हम उसको प्रोबेबिलिटी से फाइंड करते हैं। सो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ ये कह रहा है कि हम हमारे हमने इस चीज का जवाब तलाश करना है कि वाई ई टेंड्स टू जीरो एट हाई एफ। मैथमेटिकली तो हमने इस चीज का आंसर निकाल लिया है। अच्छा, अब मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर स्टेट करना स्टार्ट करता हूँ। सो पहला पॉइंट हमारे पास प्लांक्स की थ्योरी से ये आता है कि फर्स्ट अलाउड एनर्जी लेवल, हाँ जी, आपके पास फर्स्ट अलाउड एनर्जी लेवल क्या होगा अकॉर्डिंग टू प्लांक्स थ्योरी? एच एफ के बराबर होगा। ये सबसे फर्स्ट अलाउड एनर्जी लेवल है जो पॉसिबल है, इससे नीचे तो हम लोग जा नहीं सकते हैं। और हमारे पास दूसरी असम्पशन क्लासिकल थ्योरी से ये थी कि एवरेज अवेलेबल एनर्जी किसके बराबर है? एवरेज अवेलेबल एनर्जी के टी के बराबर है आपके पास।
सवाल हमारा ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या बिहेवियर आ रहा है एट वेरी लार्ज एफ। ये रिलेशन होल्ड कर रहा होगा। हमें पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, अगर एनर्जी बहुत ज्यादा है तो इस चीज में कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये रिलेशन होल्ड कर रहे हैं। लेकिन बोल्ट्जमैन लॉ के मुताबिक प्रोबेबिलिटी आपके पास बराबर आती है पी ई इक्वल्स पी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई बाय के टी के। माइनस एच एफ बाय के टी के। अब हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत ज़्यादा है। सो आप ये एज्यूम कर लें कि कंडीशन हम ये लगा देते हैं कि डेल्टा ई इक्वल्स एच एफ इज 10 टाइम्स लार्जर देन के टी। यानी कि के टी की जो भी वैल्यू है एच एफ उससे 10 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास पी ऑफ ई बराबर आ जाएगा पी नॉट एक्सपोनेंशियल -10 के। अगर आप इस नंबर को मैथमेटिकली इवॉल्व करें, फाइंड करें, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी देता है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ पी नॉट के बराबर। ये तो एक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल नंबर है, यानी कि 0.0004 पी नॉट। इसका मतलब है कि ऐसी स्टेट फाइंड करना जिसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हो हाई फ्रीक्वेंसी पे, उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स लेस है एक ऐसी स्टेट फाइंड करने की जिसकी जिसकी एनर्जी कम है। सो यानी कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ड्रॉप्स टू जीरो है। इस सिचुएशन में आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ई वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। तो आप ऐसी स्टेट फाइंड, असल में हम इसके बात का मतलब ये है कि फिर हम ऐसी स्टेट फाइंड कर नहीं सकते, या क्वालिटेटिवली ये कहें कि बोल्ट्जमैन लॉ प्रिडिक्ट करते हैं कि मुमकिन ही नहीं कि आप ऐसी स्टेट फाइंड कर सकें जो पहली एक्साइटेड स्टेट को ऑक्युपाई करे हाई फ्रीक्वेंसी पर। सो हाई फ्रीक्वेंसी पर मुमकिन ही नहीं है कि कोई ऑसिलेटर पहली एक्साइटेड स्टेट को जिसकी एनर्जी एच एफ उसको ऑक्युपाई करे। सो अगर वो एच एफ को ऑक्युपाई नहीं कर सकता तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी इनफाइनाइट है। अगर लेट्स सपोज इनफाइनाइट से आप इनफाइनाइट पे ना भी जाएं, हम ये कहेंगे कोई ऐसी स्टेट है जिसकी एनर्जी 100 एच एफ है, आप इस नंबर को 100 कर दें तो आपके पास एक्सपोनेंशियल -100 का आ जाएगा, वो और ज्यादा स्मॉल प्रोबेबिलिटी देगा। सो आप जितना ज्यादा एनर्जी को इंक्रीज करते जाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि प्रोबेबिलिटी स्टेट को फाइंड करने की उतनी ज्यादा कम है। सो इसका मतलब एक ऐसी स्टेट नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, हम ऐसी स्टेट को फाइंड नहीं कर सकते। सो ये इसका एक क्वालिटेटिव आंसर है अल्ट्रावायलेट क्लास ड्रॉप का। सो मैं बस एक दफा सम अप कर देता हूँ इन सारे आइडियाज को जिसकी बेस पर प्लांक्स ने ये चीजें कैलकुलेट की थी। प्लांक्स का आइडिया ये था कि कोई भी जो चार्ज ऑसिलेटर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी एनएचएफ के ऑर्डर में होगी, डिस्क्रीट होगा, और दूसरा ये कि जो एमिशन होती है किसी भी, एब्जॉर्प्शन होती है, वो भी डिस्क्रीट होगी और वो डेल्टा ई के ऑर्डर्स में होगी। तो ये प्लांक से असल में दो आइडियाज थे कि जो आपके पास अलाउड एनर्जी स्टेट्स हैं वो डिस्क्रीट हैं, और जो पॉसिबल एमिशन या एब्जॉर्प्शन है वो आपके पास एक फाइनाइट अमाउंट में होगी। So energy of a charged oscillator of frequency f is limited to discrete values h n h f, where n is principal quantum number and its value will range from 1 2 3 up to so on, but in integral multiple, in integers, in positive integers. And during the emission or absorption of light, the change in energy of an oscillator must be discrete, it must be hf, it must equal to hf. So basically ये प्लांक्स के दो आइडियाज थे जिसकी बेस पर ये सारा काम हुआ है। सो ये हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। मैं रिकॉर्डिंग अब ऑफ करने लगा हूँ।